अपने पति को नहीं पछाड़ा। मैंने सोचा मैंने अपने पति को नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का दिन बहुत शानदार है क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और आज सबसे मेन चीज़ ये है कि आज जो सबसे स्पेशल पर्सन है मेरी लाइफ के, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ और हमेशा उनसे सीख लेता हूँ, तो वो है मेरे पिताजी। आज उनका इंटरव्यू हम लेंगे क्योंकि इन्होंने अब वो आर्मी में भी रहे और उसके बाद फिर अभी रिटायरमेंट होके भी घर आए हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या उन्होंने आर्मी में देख, कैसे एक आदमी आर्मी में स्ट्रगल करता है, वहाँ पे मिलिटेंट्स के साथ मिलिटेंट को फेस करता है और वहाँ पे कैसे कैसे अपनी लाइफस्टाइल को जीता है। तो आज मिलते हैं मिस्टर नंदन सिंह गड़िया, जो एक्स सर्विसमैन हैं, सामने। तो दोस्तों आज मिलते हैं हमारे पापा जी से, जो एक्स सर्विसमैन हैं इंडियन आर्मी के। उनका जो आर्मी नंबर है वो मुझको अभी भी याद है, 14701753F ना पापा। हाँ। तो पापा से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं उनका जो बचपन था और उन्होंने कैसे बचपन जिया अपना, फिर उसके बाद कैसे वो आर्मी में आए। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं पापा से कि उन्होंने कैसे अपना बचपन बिताया और कैसे कैसे वो आर्मी तक पहुँचे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी जो फैमिली है बहुत उसमें पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो पापा ने कैसे कैसे स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचे आर्मी तक, तो पापा से ये चीज़ पूछते हैं। मैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट के ग्राम तोली में 10 जनवरी 1964 में पैदा हुआ। 7 भाई और बहनों का परिवार था हमारा, और मेरे पिताजी एक किसान थे। तो उनकी मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाई की अपनी, और बहुत उस समय काफ़ी स्कूल नज़दीक नहीं होते थे। प्राइमरी स्कूल के अलावा जो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल काफ़ी दूर होते थे, तो जहाँ पर हमको दूसरे घरों में अपना बसेरा बना करके पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो हम एक गरीब परिवार से हो करके हमने अपनी पढ़ाई की। जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई कर्मी से की, उस हाई स्कूल हमने कपकोट से किया। करने के बाद मैं परिवार में काफ़ी बड़ा था, तो मैं कुछ दिन बाहर रहा हल्द्वानी में। तो मैं ऐसे काम करता था, दिल में था कि मैं भी आर्मी वालों को देखता था, तो मेरे ऊपर भी ये जुनून था कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं। और उसमें तो पापा जब आप आर्मी में जाने वाले थे तो उस समय, उससे पहले आपने मतलब क्या क्या काम किया था, मतलब जैसे कि उस समय क्या स्ट्रगल किया? मैंने पढ़ाई जब आगे मेरी हायर एजुकेशन के लिए, मेरे पिताजी काफ़ी गरीब थे और उस समय इतना बाहर पैसा नहीं था, क्योंकि वो एक छोटे से किसान थे और गाय भैंस जानवर को पाल के ही घर का खर्चा देखते थे और परिवार और सभी भाई बहनों को देखना था। तो मैं बाहर रहा करीब तकरीबन 1 साल, जो कि मैंने काम किया ऐसे जगह जो ठेकेदार लोग, उनके कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, तो उनके साथ मैंने काम किया मुंशी का काम करके। साथ में अपनी आर्मी की भी तैयारी करता था। और उसके बाद मैं 24 जनवरी 1984 में मैंने भारतीय सेना में अल्मोड़ा BRO, उस समय अल्मोड़ा BRO हुआ करता, तो अल्मोड़ा BRO में भर्ती के लिए ट्राई किया मैंने करीब अक्टूबर महीने में। तो मैं फर्स्ट चांस में ही मैं भर्ती हो गया, भर्ती होके गया। और वहाँ पर मैंने चार्ली कंपनी, ट्रेनिंग बटालियन की चार्ली कंपनी में अपना प्रशिक्षण तो प्राप्त किया। तो दोस्तों हमने देखा पापा की जो फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ था, कैसे उन्होंने बचपन से लेके अपनी जो होती है यंग स्टेज, जहाँ पे आर्मी में ज्वाइन होने से पहले कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, कैसे कैसे सिचुएशन में वो अपने आप को आगे ले गए और हमेशा मतलब अपने आप को ये चीज़ सोचा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ को पॉसिबल बनाई और फिर आर्मी में गए। उसके बाद भी उन्होंने, कहते हैं ऐसे नहीं है कि आर्मी में रुके, उन्होंने बहुत सारे अपने जो कहते हैं ना कि जब आर्मी डेवलप होता है तो सराउंडिंग को भी डेवलप करता है। तो पापा ने अपने कहते हैं भैया, जो सबसे छोटे भैया हैं मान सिंह गड़िया जी, उनको भी आर्मी में कहते हैं रिक्रूट करवाया
उनको भी कहते हैं मेहनत करवाई, और ताकि वो रिक्रूट हो सके, और अपने जो गांव के लोग हैं उनको भी बहुत रिक्रूट करवाया। इसको कहते हैं कि अगर हम सफल हैं तो दूसरों को भी सफल बनाओ। तो अब सुनते हैं आगे की कहानी, जिसमें जब वो आर्मी में ज्वाइन हो चुके थे उसके बाद की लाइफ। उसके बाद में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में यानी कि 34 हफ्ते की ट्रेनिंग होती थी उस समय। 34 हफ्ता तकरीबन 9 महीना लग जाता था। तो फरवरी 1985 में मेरी शपथ ग्रहण समारोह परेड हुई थी वहाँ पे। उसके बाद मैं यानी कि पहली पोस्टिंग यहाँ बीनागुड़ी में अपनी रेजिमेंट प्रथम नागा रेजिमेंट में वहाँ पर पोस्टिंग गया बीनागुड़ी में 1986 में। बीनागुड़ी से हम अरुणाचल के लिए चले गए। अरुणाचल वालोंग सेक्टर में, जहाँ पर 1962 का वार हुआ था, तो हमारे यूनिट को वहाँ पे काफ़ी टास्क मिला था डिफेंस के लिए। 4 दिन हम पैदल चल करके चकबंदी यानी कि हाईलोंग जगह का नाम था। वालोंग से पीछे हाईलोंग है। हाईलोंग से हम तकरीबन 4 दिन पैदल चल करके अपना एक सैनिक का जितना भी यानी कि बिस्तर से लेकर के उसका हथियार, अम्नेशन और उसके यानी अपना साजो सामान, अपने खाने का 4 दिन का पूरा कैरी करके हम लोग 4 दिन में वालोंग में पहुंचते थे हाईलोंग से। और फिर वहां पर हमने 1985 में पूरा कि 87 में वहां पर हमने पूरा डिफेंस बनवाया वालोंग सेक्टर में। तो दोस्तों उस समय देखो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था पापा का, क्योंकि पापा आर्मी में ज्वाइन हुए थे। तो उस समय पापा का जो यंग स्टेज चल रही थी, तो उसमें ये भी आता है कि उस समय पापा की शादी भी हुई थी। तो शादी कैसे हुई थी ये पापा बताएंगे क्योंकि उस समय कहते हैं कि हमारे जो बूढ़े बूबू थे, हमारे जो बूढ़े दादाजी थे, उन्होंने पहले ही रिश्ता करवा दिया था पापा जी का। तो ये कहानी पापा से सुनते हैं। और एक बार हमारे बूबू, जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ पर हमारे गांव वालों की शादी हुई थी, तो वहाँ गए थे बारात में। तो मेरी घरवाली भी वहाँ पर उसी समय पैदा हुई थी अपने मेरे ससुराल में। तो मेरे बूबू जब उनके घर में गए तो उन्होंने बोला, भाई ये जो लड़की है ये मैं अपने नाती के लिए ले जाऊँगा, इसके सामने अपने नाती की शादी करूँगा करके। तो फिर वहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ये होता है कि हाँ भाई जो हमारे बुजुर्गों ने बोल दिया उस पर मानना है, तो इसलिए मेरी वहाँ से शादी हुई। तो मतलब पापा का ये बचपन का प्यार था। जो गाना आजकल आ रहा है बचपन का प्यार, वो यहीं से बना है। तो उसके बाद फिर जब शादी हुई तो फिर मैं पैदा हुआ 1992 में, 27 फरवरी 1992। और उसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आपको कहते हैं आर्मी भी देखना है, आपको घर भी देखना है, जो अभी मैं सीख रहा हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस समय की, जब मैं पैदा हुआ। और फिर उसके बाद हम रानीखेत आ गए, और उसके बाद फिर आगे की कहानी पापा से सुनते हैं। तो मैं भारतीय सेना की मानी रेजिमेंट में था, प्रथम नागा रेजिमेंट, जो भारतीय सेना की मानी जानी और अच्छी पलटनों में से है, जिसने हर ऑपरेशन, हर लड़ाई, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे ऑपरेशन विजय हो, चाहे ऑपरेशन मेघदूत हो, और चाहे ऑपरेशन रेनो हो, चाहे ऑपरेशन रक्षक 2 हो, सभी में मेरी यूनिट का नाम बहुत अच्छा सराहनीय रहा है। तो उसके बाद मैं अपनी यूनिट में ट्रेनिंग या किसी भी क्षेत्र में मैं अपनी भागीदारी करता था और साथ ही उसमें अच्छा काम करता था। और मेरी यूनिट फिर अरुणाचल में, वहाँ से मेरी पलटन अरुणाचल से फिर हमारे यूनिट रानीखेत घिनारी खाल में आ गई। घिनारी खाल में आई तो वहाँ पर फिर 93 में मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में एज एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ पर आया मैं। तो वहाँ पर 93 से 97 तक वहाँ पर रहा। उस समय 9 के बाद मेरे बच्चे वहीं रानीखेत में ही रहे और वहीं से आर्मी स्कूल से उनकी पढ़ाई जारी रही। रानीखेत में पोस्टिंग था, वहाँ से मेरी यूनिट अल्मोड़ा में आ गई थी। अल्मोड़ा आई
तो उसके बाद 98 में हम लोगों को श्रीनगर और रक्षक के लिए हमारी यूनिट को डिप्लॉय किया गया। तो हमारी यूनिट ने वहाँ पर बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया, जिससे 6 महीने के अंदर हमारी यूनिट ने काफ़ी मिलिटेंटों को, आतंकवादियों को बर्बाद किया वहाँ पे, और उनसे काफ़ी मात्रा में हथियार, अम्युनिशन, बारूद का आईडी, ये बहुत सारी चीज़ें बरामद की। करीबन 4-5 लोग वहाँ पर शहीद भी हो गए हमारे, और हमारी रेजिमेंट के काफ़ी लोगों को वहाँ पे थल सेना अध्यक्ष प्रशंसा पत्र से नवाजा भी गया, साथ ही सेना मेडल से भी नवाजा गया। तो हमारी उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद तो उस समय जब हम शायद हम उस समय रानीखेत में थे ना मम्मी? तो उस समय हम रानीखेत में थे और मैं उस समय स्कूल पढ़ रहा था। तो मम्मी लोग उसमें टीवी में देखते थे कि आज वहाँ पे क्या हुआ कारगिल वॉर में, और कैसा कैसा हो रहा है। वहाँ पे हर रोज़ डेड बॉडीज आती थी और ऐसा लगता था कि मतलब बहुत ही मतलब शोक का माहौल रहता था हमेशा। ऐसा लगता था कि हम कहाँ मतलब अभी जी रहे हैं। और उस समय मम्मी हमेशा मंदिर में रहती थी और हमेशा भगवान को वो कहती थी कि कहते हैं हमेशा से वो हमें बचाना, और ऐसी ऐसी चीज़ें मम्मी मंदिर में कहती थी। तो मम्मी से पूछते हैं कि उस समय मम्मी को कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत रोने जैसे लगा, और मैंने भगवती को ऐसे बोला, भगवान मेरे पति परमेश्वर आ जाना, ऐसे खुश खबर से। और मेरे सासू ने भी बोला, मेरे ससुर ने भी बोला, मेरे लड़का घर आ जाएगा तो मैं घंटी चलाऊंगी मंदिर में। ये भगवती ऐसे का नाम लिया। जब छुट्टी आई मैंने अम्मा पति को नहीं पछाना। मैंने सोचा मैंने अम्मा पति को नहीं। उस समय जब पापा घर आए थे तो पापा की दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हो रखी थी, क्योंकि वहाँ पे दाढ़ी काटना टाइम ही नहीं था। कैसे आदमी मतलब ये सब चीज़ें करें, और आपको देश की सेवा करनी है। देश की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसमें मम्मी पापा को पहचान नहीं पाई। तो आप जान सकते हैं कि मतलब कैसा उस समय आदमी का फेस रहा होगा, कैसे कैसी सिचुएशन से वो गुजर के आया होगा। तो उससे मम्मी को बहुत ज़्यादा रोना आया, और मम्मी ने कहते हैं अपने जो हमारे मेरे पति ने बोला मेरे को, तू क्यों रो रही, आरती उतार, 2 रोटी खाएंगे, मेरी ज़िंदगी बन गई तेरे साथ, बाल बच्चों का मुंह देख दिया, ऐसे बोला। फिर भी मेरे को इतना खुशी हुई, मेरे बच्चे भी। और वहाँ पर क्या कहना, वहाँ क्या कहना रिकॉर्ड के क्या कहना बाबू लोग रहते थे। नाका का ही नोट का इतना मर गया, उतना मर गया। डेली समाचार, मेरे को रात न नींद न भूख। तो देख सकते हैं कि आर्मी की वाइफ कैसे मतलब जीती है, क्योंकि आर्मी जो पर्सन है वो हमेशा बाहर रहता है और वो अपने बच्चों को संभाल लिए। इवन उसको हमसे डर रहता है कि उसका पति को कहीं कुछ हो ना जाए। तो मम्मी ने वो सिचुएशन झेली है, और उस समय बहुत मुझको भी बहुत रोना आता था। और उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आस पास बोले थे इतने मर गए नोट के, उतने मर गए नागा नोट के, सब ऊंच में है ये नोट, ऐसे बोले थे। तो उस समय जो ऑपरेशन विजय हुआ था, तो उस समय पापा को मेडल मिला था, ऑपरेशन विजय का मेडल, जो आप देख सकते हैं 2nd नंबर पे है यहाँ पे। और ये मेडल उस समय, यह 2nd नंबर पे जो मेडल है, स्टार टाइप का, ये मेडल उस समय पापा को मिला था, क्योंकि पापा की पलटन सबसे फर्स्ट में थी और इन्होंने ही वहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन किया था। बाकी चीज़ तो पापा बताएंगे कि कैसा उस समय सिचुएशन थी वहाँ पे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रथम नागर जी ने यानी कि बहुत ही अच्छा काम किया। तो हमको वहाँ के जोशी साहब ने आदेश दिया कि कारगिल में कुछ मिलिटेंसी हो रही है, तो हमारी यूनिट ने वहाँ पर अच्छा काम करने की वजह से हमको कारगिल में जाने का आदेश मिला। तो 5 मई 1999 को हमारी यूनिट कारगिल में, जैसे ही हम कारगिल में जाने के लिए बताया गया, तो हम जैसे ही हमारी यूनिट द्रास ट्रांजिट कैंप के पास पहुंची थी, तो हमारे ऊपर पाकिस्तान का इतना बम्बार्डमेंट हो गया हमारे यूनिट के ऊपर, तो हमारी पूरी यूनिट की वहाँ पर भगदड़ मची। जैसे ही वहाँ पर भगदड़ मची तो कोई
जवान कहीं पर डिप्लॉय हो गया, कोई कहीं, तो पत्थरों पे आड़ में लेकर के हथियार, पूरी गाड़ियाँ हमारी वहाँ पे पूरा हमको आदेश। तो हम द्रास ट्रांजिट कैंप से जरा सा पीछे एक ऐसी पहाड़ी है जो कि उसके आर्टी फायर यानी कि आर्टी फायर से हम बच सकें, तो वहाँ पर हमारी पीछे पोजीशन लेकर के हमारी यूनिट वहाँ पर पूरा डिप्लॉय हुई। तो जैसे ही डिप्लॉय हुई तो हमारे समय यूनिट में जो साथ थे उन्होंने अलग अलग कंपनी को अलग अलग टास्क दे दिया कि ये कंपनी यहाँ से डिप्लॉय होगी, ये कंपनी यहाँ डिप्लॉय होगी, अलग अलग इलाके हमारी कंपनी को बांट दिया। डेल्टा अलग अलग कंपनियाँ अपने अपने टास्क में गई। तो फर्स्ट 6 मई को ही डेल्टा कंपनी के हमारे हौलदार ताम बहादुर वो रात भर चलते रहे। तो दिन में ऐसी स्थिति थी, एक तो मौसम के साथ लड़ना है, दूसरा गाड़ियों में ऊपर पाकिस्तानी बैठे हैं और हमको कुछ पता नहीं है इलाके के बारे में, कहाँ कहाँ वो पर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे पोस्टों में वो बैठे हैं, और ऊपर से बैठे हैं। हमारी रात भर हम मूवमेंट कर रहे हैं और फिर उजाला होते हमने अपना डिफेंस पकड़ लिया। डिफेंस वहाँ पर कुछ ऐसा डिफेंस तो हमारे लिए था नहीं, बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में पूरे सेक्शन वाइज और कंपनियाँ अलग अलग अपने सेक्शन वाइज डिप्लॉय हुई, जिससे कि हमारे इस दिन ही हमारे डेल्टा कंपनी के हौलदार ताम बहादुर शहीद हो गए थे। तो उसके बाद वहाँ पर इतना मुश्किल हो गया था, एक तो वहाँ पर खाने के लिए, और तकरीबन हमने 8 से मतलब 10 दिन तकरीबन भूखे। हमारे पास ताज़ा हमारे पास जो भी था, शक्करपारा थे, बिस्कुट थे, और वहाँ पर बर्फ़ के अलावा कोई ऐसी चीज़ थी नहीं वहाँ पे पहाड़ों में। और मौसम का भी असर पड़ रहा है और हमारे पास वैसा इक्विपमेंट यानी क्लोथिंग भी उस समय था नहीं। तो काफ़ी परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते गए और अपनी पोजीशन आगे आड़ लेते देश के लिए वहाँ पे मतलब जगह जगह डिप्लॉय हो गए, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उसके बाद अपनी रेजिमेंट की सुरक्षा, और फिर अपने परिवार का तो सबसे बाद में होता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा करें, क्योंकि एक जवान का मुख्य उद्देश्य है कि अपने देश की सेवा करने के लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। तो पापा उस समय आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे हम यहाँ से भगवान को अपने भगवान को याद कर रहे थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे अपने भगवान ने आपकी हेल्प करी हो, मतलब आपको बचाया हो वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे तो गोलियाँ कहीं से भी आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पर मेरे साथ में मेरे बगल में ही कभी कभी ऐसे आरटी का फैर आता है, लगातार आरटी का फैर आते रहता था। तो मेरे बगल वहाँ कितने लोग कैजुअल्टी हो गई, कितनों की डेथ हो गई। मेरी यूनिट के करीब 50-60 केसेज हुए जो कैजुअल्टी हुई है। करीब 14-15 आदमी मर गए थे वहाँ पर 14-15 जवान मर गए थे हमारे। और हमारा डेल्टा कंपनी का सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, उसमें जो कंपनी कमांडर थे वो भी कैजुअल्टी हो गए, कंपनी ट्वाइसी थे वो भी कैजुअल्टी हो गए दोनों। पीछे रियनपुर पे किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तानी इतने लंबे इलाके में और पूरा डिफेंस लेकर के कितने समय से वहाँ बैठे हैं, ये जानकारी नहीं थी। तो इसलिए काफ़ी वहाँ पर सामना करना पड़ा। फिर कुछ एक तो हमारा वहाँ पर मौसम से भी असर पड़ा, फिर उसके बाद बाकी यूनिटें भी पीछे आने लग गई, और पीछे सबको पता हो गया कि वहाँ पर तो इतना डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान का, इतने लंबे बॉर्डर में पाकिस्तान डिप्लॉय है, और इतने लंबे इलाके में, और इतना अंदर घुस करके उसने पूरा डिफेंस बना के बैठा हुआ है। तो हमारे जवान नीचे हैं और वो ऊपर से हमारी हरकत को देख रहा है। और जितना भी कारगिल इसके रास्ते वो जो भी मूवमेंट करती है आर्मी, इंडियन आर्मी, तो इनके ऊपर में गोलाबारी किया जाए, इनके कैजुअल्टी की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनके ज़्यादा जवान भूखे मर जाएं वहाँ पे, ताकि इनका पीछे से कोई यानी कि रीएनफोर्समेंट और उनका साजो सामान ना आ सके। तो उसका मेन मकसद ये था। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अ सोल्जर विल बी ऑलवेज सोल्जर। तो अभी भी आप पापा की पर्सनैलिटी देख सकते हो, वो पापा एकदम फिट हैं और हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं। पापा हमेशा कहते हैं कि हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमेशा मतलब अपने आप को सुबह टाइम से उठो और टाइम से सो जाओ, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पापा भी आज इतने फिट हैं, सब उनको बोलते हैं कि आप तो लगते हैं शायद 45-44 ईयर्स के। तो आप देख सकते हैं मतलब कैसा मतलब पापा का लाइफस्टाइल है। और दूसरा चीज़, पापा सबसे जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे भी रहे, और पापा की कुछ पिक्स थी उस समय की, अभी तो हमारे पास नहीं है, अगर होंगी तो ज़रूर शेयर करूँगा। तो उस समय पापा से पूछते हैं, जब पापा सियाचिन ग्लेशियर में थे
तब वहाँ पे कैसा था, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता है और आदमी उस कंडीशन में भी रहता है देश की सेवा करने के लिए, तो सबसे बहुत बड़ी बात है। तो पापा से पूछता है सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, तो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे यूनिट को जाना था, क्योंकि हमारे यूनिट वहाँ पहले से हमारे यूनिट को लोकेशन मिला हुआ था। तो हम लोग कारगिल ऑपरेशन समाप्त होने के बाद अक्टूबर में हम लोग वहाँ से बेस कैंप के लिए चले गए। तो बेस कैंप में हमारी जो होती है वहाँ पर सियाचिन बैटल स्कूल में ट्रेनिंग होती है, ताकि -50 डिग्री तापमान में कैसे आपने रहना है, तमाम ट्रेनिंग वहाँ पे सियाचिन बैटल स्कूल में दिलाई जाती है। मैं उस समय हवलदार रैंक में था, तो मेरे को ये कंपनी को चंदन कॉम्प्लेक्स मिला और मैं चंदन 2 में पोस्ट कमांडर था। तो चंदन 2 से लेकर के बड़ा पत्थर में जो है बहुत ही एविलांच साइट का इलाका था, जिसमें काफ़ी मात्रा में एविलांच आते थे और हमेशा वहाँ हमारी यानी कि भारतीय सेना की जो भी यूनिट वहाँ पर रही, काफ़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ता था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं पोस्ट कमांडर होने के नाते, क्योंकि वहाँ पर एक तो कम्युनिकेशन बरकरार रखना है जो भी पोस्ट आगे हैं, क्यों अगर शेड से बात करें तो उसके पकड़ में आ जाता है पड़ोसी देश का, तो ज़्यादातर हम टेलीफोन से बातचीत करें ताकि हमारी सिक्योरिटी दुश्मन पर न जा सके। तो हम लोग वहाँ पे जो लाइन कम्युनिकेशन भी ज़रूरी था, और जो ट्रूप्स का ऊपर नीचे जाना और ट्रूप्स का जो अगर टर्न ओवर ऊपर हो जाता तो उसको कैसे ऊपर लाना है, तो ये भी तमाम ये कार्रवाई होती थी। तो मैं वहाँ पर जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था कि लाइन को ठीक करने के लिए, तो ऊपर से एवलांच आ गया। मैंने जवानों को बोला था कि मैं वहाँ पर उस टॉप पे पहुँचूंगा तो इशारा करूँगा तो आप उधर को मूवमेंट करना। फिर तब तक एवलांच आ गया। तो एवलांच आया तो मैं जैसे मेरे दाहिने हाथ में ICEX था और बाकी मैं रोप मैंने कमर में लगाया था, कहरा बिनर था मेरे उसमें। तो मेरे को जैसे ही इधर को आ रहा था तो वो पूरा स्पीड से आ गया, तो मैं सीधे मेरे को 200 मीटर आगे ले गया, और लेकिन मेरा डिसबैलेंस नहीं होने की वजह से मैं वहाँ पर बच गया और बहुत किनारे फेंक गया। तो फिर वहाँ पर जवानों ने मेरे को जो मेरे साथ जो जवान थे उन्होंने मेरे को अपना रॉप, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में एक दूसरे से रॉप अप होकर के जाते हैं, बड़ा रॉप था, तो उन्होंने रॉप को फेंक करके फिर मैं रॉप की मदद से फिर वापस आया। तो उसके बाद मैंने अपने कमांडिंग अफसर महोदय से बात की। फिर वहाँ से मैंने नीचे बेस कैंप से RL और 51 मोटर और उसका अम्यूनिशन मंगा करके फिर मैंने हमेशा एडवांस साइट को मोटर से 51 मोटर का फायर करके और 84 RL का फायर करके एडवांस साइट को गिराते ताकि ट्रूप्स की जो भी ऊपर हरकत होती है तो यूनिट का कोई जवान उसमें कैजुअल्टी न हो। तो मेरे यहाँ वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में 3 महीना जो एक जवान अगर पोस्ट में जाता है तो 3 महीना ऊपर रहता है। तो उस ड्यूरेशन में कोई भी वहाँ पर इस किस्म की कोई भी कैजुअल्टी मेरे इलाके में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एडवांस साइट थे। उसके बाद वहाँ तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पापा की सूझबूझ से वहाँ पे कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई उस पीरियड में, और पापा ने अपने जो वहाँ पे अपनी लीडरशिप स्किल थी उसको यूज़ किया। कैसे कहते हैं आप एवलांच से बच सकते हैं, पहले एवलांच को गिराया फिर उस पर मूव किया। तो ये बहुत बड़ा एक लीडरशिप क्वालिटी है कि लीडर पहले आगे जाता है फिर अपनी ट्रूप्स को पीछे से आगे ले आता है। तो यही एक सूझबूझ का चीज़ है जो पापा ने सियाचिन ग्लेशियर में दिखाया और वहाँ पे बहुत सारी जानें बचाई। तो अभी वहाँ पे पापा से पूछते हैं कि पापा वहाँ खाने में क्या क्या मिलता था। और वहाँ पर इतने प्रकार के सियाचिन ग्लेशियर में इतने प्रकार का स्पेशल राशन मिलता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी इतनी है तो एक जवान एक रोटी से ज़्यादा खा नहीं सकता है ऑक्सीजन न होने की वजह से। और उसके साथ साथ ही वहाँ पे एक गिलास दाल और बिल्कुल खा ही नहीं सकता आदमी, भूख नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ के -50 डिग्री तापमान वहाँ पर रहता है। और वहाँ पर इतना अंडा को आप पत्थर पर टकराओगे तो फूटेगा नहीं, और टमाटर इतना जम जाता है उसको काट नहीं सकते, इतना ठंडा है वहाँ पे। और उसके बाद आप सॉक्स कम से कम मिनिमम एक जवान को 14 पेयर सॉक्स मिलते हैं, और उसमें 3 सॉक्स एक प्रकार के एक बार में उनको पहनना पड़ता है। तो इतना टेम्परेचर होता है काफ़ी, और रात में आदमी सो नहीं सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर सोता है आदमी तो उसके यानी कि रात में कभी कभी ऐसे होती है सांस चढ़ जाती है उसकी।
सांसें बंद हो जाती है, उसको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। तो ऐसी वहाँ पर एक तो मौसम से लड़ना है और दूसरा दुश्मन से लड़ना है। और दुश्मन के कभी कभी आर्टिफायर आता है, तो उस आर्टिफायर से आपको बचना भी है, अपने ट्रूप्स को भी बचाना है और उसके लिए भी बचाव के कुछ साधनों का भी इस्तेमाल करना है। तो साथ ही अपने तरफ से उनके ऊपर में भी काउंटर बम्बार्डमेंट भी कराना है आगे से। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रख करके अपने ट्रूप्स को भी सुरक्षित रखना है, अपने देश के बॉर्डर को भी सुरक्षित रखना है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके वहाँ पे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों, पापा ने सियाचिन ग्लेशियर जाके पापा हमारे लिए कभी कभी वहाँ से चॉकलेट भी लाते थे, क्योंकि वहाँ पे यूज़ तो नहीं होती थी, तो पापा कभी हमको देते थे। और हम पापा को उस समय चिट्ठियाँ लिखते थे कि पापा कैसे हो आप और क्या कर रहे हो, ऐसे करके। हमको उस समय हिंदी सही से नहीं आती थी, तो हम लिखते थे अपने आराम से। और मम्मी बोलती थी कि कैसे हो, ये हो। हम गांव में कहते हैं गाय का बछड़ा हुआ है या है, ये सारी चीज़ हम लिखते थे और शेयर करते थे पापा के साथ। तो चिट्ठियाँ तो नहीं हैं, बट उसमें यादें हैं कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसका पापा फिर आ गए नीचे पीस में, और फिर उसके बाद मैंने अल्मोड़ा से अपना 10th और 12th पास किया। पापा 2009 में दिसंबर के महीने में रिटायर्ड हुए। बाकी चीज़ तो पापा से पूछते हैं रिटायरमेंट के बाद का। 2009 मैं रिटायर्ड हुआ फर्स्ट नागा रेजिमेंट से 26 साल सेवा करने के बाद। मैं एनसीसी में भी एक बीएचएम के तौर पर रहा अल्मोड़े में, 77 यूके बटालियन एनसीसी अल्मोड़े में। तो उस समय मैंने काफ़ी एनसीसी कैडेट को वहाँ पे यूनिट लोकेशन में उनको एसएसबी कोचिंग भी दिलाई। हमारे सीओ साहब अच्छे थे, तो मेरे समय में काफ़ी एनसीसी कैडेट ने कमीशन भी लिया और साथ ही अच्छे से क्षेत्र में एनसीसी कैडेट गए। और साथ ही मैं कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में भी एक वेपन इंस्ट्रक्टर और एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर के रूप में रहा। और साथ ही मैं इन्फेंट्री स्कूल मऊ में सेक्शन कमांडर कोर्स 14 में मैंने कोर्स किया, वहाँ पर भी मैं अच्छा ग्रेडिंग हासिल किया। साथ ही वहाँ पर इंटर कंपनी विनर फाइटिंग प्रतियोगिता होती है, उसमें भी बेस्ट स्टूडेंट रहा और वहाँ इन्फेंट्री स्कूल में। और साथ ही कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में भी काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दिया, जो लोग आज काफ़ी मेरी ट्रेनिंग दिए हुए कोई सूबेदार मेजर के पद में हैं, कोई सूबेदार हैं और कोई सिपाही में घर भी आ गए हैं। तो काफ़ी वहाँ पर भी मैंने काफ़ी लोगों को अच्छी कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में भी ट्रेनिंग दी। मैं वहाँ पर कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में भी 2003 तक मैं वहाँ पे यानी कि वेपन इंस्ट्रक्टर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहा कोहिमा कंपनी में ट्रेनिंग बटालियन में। और उसके बाद मेरी यूनिट आसाम में थी, फिर मैं आसाम में गया वहाँ से। फिर आसाम से मैं एनसीसी अल्मोड़ा आया, तो वहाँ पर मैं एज ए बीएचएम भी था एनसीसी में। और काफ़ी कैडेटों को मैंने वहाँ पर पूरे 77 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी में काफ़ी लड़कों को एनसीसी की ट्रेनिंग दिलाई। और वहाँ पर काफ़ी कैडेटों को यानी आर्मी में भी भर्ती हुए मेरे ट्रेनिंग किए हुए। और काफ़ी कैडेट यानी कि आज आर्मी में ऑफिसर्स हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद मैंने आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद 2011 में डिफेंस कोटी को यानी कि रक्षा सुरक्षा कोर ज्वाइन की। और उसमें मैं डीएससी सेंटर यानी रक्षा सुरक्षा कोर के सेंटर कैनानूर में वहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर रहा 2011, 12, 13, 14 तक। 2014 तक मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहा। तो काफ़ी डीएससी वालों को मैंने वेपन और ड्रिल ट्रेनिंग वहाँ पे दी। और 2015 में मैं वहाँ से स्टेशन भवाली 589 डीएससी प्लाटून 789 SUEF सिग्नल यूनिट एयरफोर्स में भवाली में पोस्टिंग आया। फिर वहाँ से मैं पंजाब में गया, पंजाब से फिर बरेली आया। फिर बरेली से मैं 31 जनवरी 2021 को 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ। तो दोस्तों, पापा ने अपने लाइफ में सबसे मेन चीज़ है अपनी फैमिली, अपना आर्मी लाइफ और आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ सबको मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड किया। जब आर्मी में थे तो हमेशा फर्स्ट रहे,
किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहे, हमेशा अपने देश की सेवा करने के लिए आगे रहे। और कोई भी कोर्स होता था तो पापा हमेशा बताते थे कि इसमें मेरी रैंक फर्स्ट आई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं पापा से हमेशा इंस्पायर हुआ। फिर उसके बाद फैमिली की अगर बात करें तो पापा ने हमको हमेशा कभी कमी होने नहीं दी, हमेशा हर चीज़ की फैसिलिटी दी हमें दी। और जब पढ़ाई का टाइम चल रहा था तो पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस एजुकेशन में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अपना जेब का खर्चा निकाल के भी हमको पढ़ाई करवाई। मुझको कहते हैं ग्रेजुएशन करवाया पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी से, फिर MBA करवाया। और साथ ही साथ मेरी सिस्टर को, जो मेरी लास्ट वाली सिस्टर है ममता, उसको भी फैशन डिज़ाइनिंग, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग बेंगलोर से कोर्स करवाया। वो अभी वहाँ पे मैनेजर है। और उसके बाद अब तो वो घर आ चुकी है। दूसरी बहन को भी। और जो तीसरी मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर है, उसको भी कोर्स करवाया। मतलब ऐसे उसको कहते हैं BSc, ये जो BCom होता है, BCom का कोर्स करवाया। तो B.Ed, फिर उसका फिर B.Ed करवाया। तो किसी भी बच्चे को कभी कमी होने नहीं दी। मम्मी को हमेशा खुश रखा और हमेशा मतलब बताया कि आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो उसको भी डिसिप्लिन वे में खर्च करो। तो बहुत अच्छा लगता है कि पापा हमें हमेशा सिखाते रहते हैं और मैं हमेशा पापा से सीख लेते रहता हूँ। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और मैं चाहूँगा कि पापा का जो ये ब्लॉग है ये सब लोग देखें और उसको सीखें कि कैसे एक बच्चा जब आर्मी में गया, उसके बाद फिर अपनी लाइफ जी, तो कैसे एक स्टेज से स्टेज पार करते गए। तो हमेशा अपने जो भी आसपास में आर्मी मैन हैं उनको सपोर्ट कीजिए। और जो भी अभी यूथ है, जो भी हमारे पापा को देख रहा है, तो पापा से ज़रूर इंस्पायर होइए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे बनाया, ऐसे डिसिप्लिन वे में बनाया। और अभी का जो यूथ है तो उसके लिए पापा से एक चीज़ लाइनें 2-3 लाइनें लेते हैं कि पापा क्या कहना चाहेंगे हमारे आजकल के यूथ को। आज कल की जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप मेहनत कीजिए और हमेशा उसमें सफल होंगे। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो अपना जो भी आपका अमूल्य समय है उसका पूरा सदुपयोग करेंगे तो पक्का आपको एक बार सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, अगर उस क्षेत्र में नहीं मिलेगी तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में नहीं तो तीसरे क्षेत्र में। तो मेरे पूरे भी युवा है आज करके, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेहनत कीजिए, पक्का आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज़ शेयर